एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे एमसीक्यू क्लास में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये वीडियो यूजीसी नेट जेआरएफ, जीडीसी, जीआईसी, यूपी पीजीटी, आरपीएससी, एमपीपीएससी, सोशियोलॉजी से रिलेटेड हर एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस क्लास से संबंधित आपको कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और कोई सजेशन देना चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज क्लास। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। हु सेड साइंस इज साइंसिक? किसने कहा विज्ञान का अर्थ है वैज्ञानिकता? ऑप्शन 1 दिया है गुड एवं हार्ट, ऑप्शन 2 दिया है वाइट, ऑप्शन 3 दिया है जोबर्ग एवं नेट, और ऑप्शन 4 दिया है चर्चमैन। तो बताइए विज्ञान का अर्थ वैज्ञानिकता है, किसने कहा है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 4 चर्चमैन। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डिडक्टिव रीजनिंग वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय हूम? निगमात्मक तार्किकता पहले किसके द्वारा विकसित की गई? ऑप्शन ए प्राचीन ग्रीस, ऑप्शन 2 है प्राचीन मिस्र, ऑप्शन 3 है प्राचीन पुर्तगाल, और ऑप्शन 4 है प्राचीन रोम। तो बताइए किसके द्वारा विकसित की गई थी डिडक्टिव रीजनिंग? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 1 प्राचीन ग्रीक। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which of the following is not a part of the pattern variables given by Parsons? ऑप्शन 1 है सेल्फ ओरिएंटेशन वर्सेस कलेक्टिव ओरिएंटेशन, आत्मदिक विन्यास बनाम सामूहिक दिक विन्यास। ऑप्शन 2 है पर्टिकुलरिज्म वर्सेस यूनिवर्सलिज्म, एक निष्ठता बनाम सार्वभौमिकता। ऑप्शन 3 है क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी, यहाँ पर क्वांटिटी होगा, एन गायब हो गया है इसमें, तो गुणाम बनाम परिमाण। ऑप्शन 3 है 4 है डिफ्यूजनेस और स्पेसिफिसिटी, विषमता बनाम विशिष्टता। तो बताइए किसकी बात इसमें से पैटर्न वेरिएबल के रूप में पार्सन्स के द्वारा नहीं की गई है, बाकी 3 की गई है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 3 गुणवत्ता बनाम परिमाण, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which studies are to be conducted in relatively new field are known as? अध्ययन जो नए क्षेत्रों में किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए विवरणात्मक मतलब एक्सप्लेनेटरी कहलाते हैं, ऑप्शन 2 है उपकल्पनात्मक हाइपोथेटिकल कहलाते हैं, ऑप्शन 3 है अन्वेषणात्मक एक्सप्लोरेटरी कहलाते हैं, और ऑप्शन डी निदानकारी मतलब डायग्नोस्टिक। तो बताइए क्या कहलाएंगे जो नए क्षेत्रों में, नए फील्ड में जो हम स्टडी करते हैं, जब हमें फील्ड के बारे में कुछ भी पता नहीं होता पहले से, तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं एक्सप्लोरेटरी, अन्वेषणात्मक अनुसंधान। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा, अन्वेषणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी स्टडीज द कॉमन सेंस मेथड यूज्ड बाय पीपल टू मेक सेंस ऑफ एवरीडे एक्टिविटीज? समाजशास्त्री कौन सी शाखा व्यक्तियों द्वारा प्रतिदिन की क्रियाओं का अर्थ लगाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले समान बुद्धिपरक पद्धति का प्रयोग करती है? ऑप्शन 1 है प्रघटनाशास्त्र मतलब फिनोमिनोलॉजी, ऑप्शन 2 है लोक विधि विज्ञान एथनोमेट्रोलॉजी, ऑप्शन 3 है वर्स्ट हैंड मतलब समझ परक विधि, और ऑप्शन 4 है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। बताइए ऐसी कौन सी विधि है जिसमें हम दिन प्रतिदिन की क्रिया के द्वारा व्यक्ति के कार्यों का अर्थ लगाते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2 एथनोमेट्रोलॉजी। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। और इसके जनक कौन कहलाते हैं? ये कहलाते हैं गार्फिंकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द रिसर्च विच डील्स विद द फिनोमिना कॉज एंड इफेक्ट इज कॉल्ड? वह शोध जो कारण प्रभाव की प्रघटना से संबंधित है उसका नाम क्या है? ऑप्शन 1 है प्रयोगात्मक शोध एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ऑप्शन 2 है सहसंबंध शोध कोरिलेशन रिसर्च, ऑप्शन सी है तुलनात्मक शोध कंपैरेटिव रिसर्च, और ऑप्शन 4 है विशुद्ध शोध प्योर रिसर्च। तो बताइए कौन सा है अनुसंधान जिसमें हम कारण और प्रभाव देखते हैं सिर्फ?
तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन वन, प्रयोगात्मक शोध, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ऑप्शन वन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेनरी जॉनसन के अनुसार निम्न में से कौन सी विशेषता वैज्ञानिक शोध की नहीं है? अकॉर्डिंग टू हेनरी जॉनसन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक रिसर्च? ऑप्शन वन है अनुभाविक, इंपेरिकल। ऑप्शन टू है सैद्धांतिक, थ्योरेटिकल। ऑप्शन सी है संचयी, क्यूमुलेटिव। और ऑप्शन फोर है अतार्किकता, मतलब इरेशनलिटी। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है समाजशास्त्र को वैज्ञानिक शोध की तरह नहीं देखता है, या इसमें से कौन सी उसकी विशेषता नहीं है, आपको ये बतानी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन फोर, अतार्किकता नहीं होगा इसकी विशेषता, अनुभाविक होगा, सैद्धांतिक होगा और संचयी होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु बिलीव्स दैट वैल्यू फ्री साइंस इज अ मिथ थ्रो इट इज डिजायरेबल? मूल्य मुक्त विज्ञान एक मिथक है यद्यपि यह वांछनीय है, किसका मानना है? ऑप्शन वन है पीवी यंग। ऑप्शन टू है गोल्डनर। ऑप्शन थ्री है मैक्स वेबर। और ऑप्शन फोर है सी ए मोजर। तो बताइए वैल्यू फ्री साइंस की बात इनमें से कौन करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन थ्री, मैक्स वेबर। ऑप्शन थ्री इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a sampling is a smaller representation of larger whole definition is given by। एक निदर्शन संपूर्ण का छोटा प्रतिनिधि है, या परिभाषा किसकी है? ऑप्शन वन गुड एवं हार्ट। ऑप्शन टू सी ए मोजर। ऑप्शन थ्री पीवी यंग। और ऑप्शन फोर है बोगार्ट्स। तो बताइए किसकी ये परिभाषा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन वन, गुडे एवं हार्ट। ऑप्शन वन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किससे अनुसंधान में व्यावसायिक आचार नहीं कहते? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोफेशनल एथिक इज रिसर्च? ऑप्शन वन है तथ्य संकलन में परिशुद्धता, एक्यूरेसी इन डाटा कलेक्शन। ऑप्शन टू है पक्षपात निष्कर्ष, बायस्ड फाइंडिंग। ऑप्शन थ्री है प्रासंगिक तकनीक का प्रयोग, यूज ऑफ रेलिवेंट टेक्निक्स। ऑप्शन फोर है वस्तुनिष्ठ निर्वचन, ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। तो बताइए इसमें से प्रोफेशनल एथिक कौन सा नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन टू, बायस्ड फाइंडिंग कभी भी नहीं होनी चाहिए रिसर्च में। पक्षपात निष्कर्ष नहीं होना चाहिए, तथ्य संकलन में परिशुद्धता होनी चाहिए, ये भी सही है। प्रासंगिक तकनीक का प्रयोग करना चाहिए, ये भी सही है। और वस्तुनिष्ठ निर्वचन करना चाहिए, ये भी सही है। ऑप्शन टू इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, sociologists simply impose their own views of reality on the social world. The statement indicates समाजशास्त्री साधारणतः सामाजिक दुनिया पर अपने दृष्टिकोण से वास्तविकता को थोपते हैं, या कथन इंगित करता है। वन क्या है? तथ्य। टू है मानक मतलब नॉर्म। ऑप्शन थ्री है मूल्य मतलब वैल्यू। ऑप्शन फोर है ज्ञान मतलब नॉलेज। तो बताइए ये किसके बारे में बात कर रहा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन थ्री, वैल्यू। इसे हम क्या कहते हैं? वैल्यू कहते हैं। जो समाजशास्त्री अपने दृष्टिकोण से वास्तविकता को थोपते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वैल्यू, मतलब मूल्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुसंधानकर्ता की संदेहास्पद ईमानदारी तथा उपयोग की गई शोध प्रविधि की नैतिकता का परिणाम होगा। इन केस ऑफ डाउटफुल honesty of researcher and integrity of research method use the result shall be। ऑप्शन वन है विश्वसनीय होगा, रिलायबल होगा। ऑप्शन टू है तार्किक होगा, लॉजिकल होगा। ऑप्शन थ्री अविश्वसनीय होगा, अनरिलायबल होगा। और ऑप्शन फोर है असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। तो बताइए क्या कहलाएगा ये, जिसमें रिसर्चर है पूरी ईमानदारी से संदेहपद, मतलब उसके ऊपर क्या है? डाउटफुल ऑनेस्टी है। क्या है? उस पर लोग शक कर रहे हैं कि उसने चीज़ों को रिलायबल तरीके से कलेक्ट नहीं किया है, उसने नैतिकता का उल्लंघन करके डेटा कलेक्ट किया है। तो वो जो डेटा कलेक्ट करेगा वो किसके अंतर्गत आएगा? तो इसका जो मतलब होगा वो क्या होगा? ये होगा अविश्वसनीय, अनरिलायबल होगा। ऑप्शन थ्री इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हाइपोथेसिस इज करेक्ट? हाइपोथेसिस इज अ ऑप्शन वन है उपकल्पना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन वन है सोच समस्या का संभावित उत्तर होता है, टेंटेटिव आंसर टू रिसर्च प्रॉब्लम। ऑप्शन टू है सिद्धांत से असंबंधित होता है, अनरिलेटेड टू थ्योरी। और ऑप्शन थ्री है अनुभवजन्य परीक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, नॉट एमेलन टू एम्पिरिकल टेस्टिंग। और ऑप्शन फोर है स्वतंत्र चरों का होना आवश्यक है, टू हैव इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो बताइए कौन सा इसमें उपकल्पना के संदर्भ में सही उत्तर है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन वन, टेंटेटिव आंसर टू रिसर्च प्रॉब्लम। सोच समस्या का ये क्या होता है? संभावित उत्तर होता है, ऐसा हो सकता है, मतलब ऑप्शन वन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इसेंशियल नेचर ऑफ अ हाइपोथेसिस इज दैट इट मस्ट बी विच ऑफ द फ्लोइंग? एक प्रकल्पना की आवश्यक प्रकृति निम्न में से कौन सी होनी चाहिए? ऑप्शन वन है सत्यता होनी चाहिए, मतलब ट्रू होना चाहिए। ऑप्शन टू है तार्किक होनी चाहिए, रेशनल होना चाहिए। ऑप्शन थ्री है अनुभाविक होना चाहिए, एम्पिरिकल होना चाहिए। और ऑप्शन फोर है असत्य योग होना चाहिए, फॉल्सीफेबल होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए एक उपकल्पना? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन असत्य होने योग होनी चाहिए, फॉल्सीफाइबल। ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु सेड दैट मेकिंग हाइपोथेसिस इज अ क्रिएटिव एक्ट? प्रकल्पना निर्माण एक सृजनात्मक क्रिया है, किसने कहा है? ऑप्शन वन गुड एवं हार्ट ने। ऑप्शन टू है एन कैंपबेल ने। ऑप्शन थ्री है मेलविन एच मार्क्स ने। और ऑप्शन फोर है विलियम पॉलर ने। तो बताइए किसने कहा है प्रकल्पना निर्माण एक सृजनात्मक क्रिया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन थ्री, मेलविन एच मार्क्स का ये कथन है। ऑप्शन थ्री इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्नों की वह तालिका जिसमें शोधकर्ता प्रश्नों के उत्तर भरता है निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन द रिस्पॉन्स ऑफ विच आर फिल्ड बाय द रिसर्चर इज कॉल्ड। ऑप्शन ए साक्षात्कार निर्देशिका कहलाएगी। ऑप्शन बी टू है साक्षात्कार अनुसूची कहलाएगी। ऑप्शन थ्री है प्रश्नावली क्वेश्चन आयर कहलाएगा। और ऑप्शन फोर है अवलोकन निर्देशिका मतलब ऑब्जर्वेशन गाइड कहलाएगी। तो बताइए क्या कहलाएगी? प्रश्नों की तालिका होती है जिसमें शोधकर्ता प्रश्नों के उत्तर खुद भरता है, तो ये क्या कहलाएगा? इंटरव्यू शेड्यूल, साक्षात्कार अनुसूची कहलाएगी। ऑप्शन टू इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मीनिंग ऑफ रिसर्च डिजाइन परटेन्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? अनुसंधान प्रारूप के अर्थ का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन ए एक रूपरेखा तैयार करना, ड्राइंग एंड आउटलाइन। ऑप्शन टू है यंत्र एवं तकनीक का निर्माण, डिसाइडिंग टूल्स एंड टेक्निक्स। ऑप्शन थ्री है समस्या का निरूपण, फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम। और ऑप्शन फोर है विषयों का विश्लेषण, एनालाइजिंग डेटा। तो बताइए क्या है सही आंसर इसका? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होता है? एक रूपरेखा, एक फॉर्मेट तैयार करना होता है, एक आउटलाइन। ऑप्शन वन इसका राइट आंसर होगा, ड्राइंग एंड आउटलाइन, एक रूपरेखा तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a study of drug abuse among college studies in different university in different years in an example of which type of research design? विभिन्न विश्वविद्यालयों के कॉलेज विद्यार्थियों में मादक द्रव्यशन का विभिन्न वर्षों में अध्ययन करना कौन सी अनुसंधान प्ररचना कहलाएगी? ऑप्शन है व्याख्यात्मक, ऑप्शन वन है व्याख्यात्मक मतलब एक्सप्लेनेटरी कहलाएगी। ऑप्शन टू है वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव कहलाएगी। ऑप्शन थ्री है अन्वेषणात्मक मतलब एक्सप्लोरेटरी कहलाएगी। और ऑप्शन फोर है प्रयोगात्मक मतलब एक्सपेरिमेंटल कहलाएगी। तो बताइए कौन सी रिसर्च कहलाएगी ये जिसमें हम विभिन्न वर्षों के अंतराल में अध्ययन कर रहे हैं? तो ये कहलाएगी ऑप्शन टू वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव स्टडी होगी। ऑप्शन टू इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अन्वेषणात्मक शोध के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फ्रॉम एक्सप्लोरेटरी डिजाइन? ऑप्शन है शोध का संबंध कारणों से होता है और मतलब रिसर्च इज कनेक्टेड विद कॉजेस।
ऑप्शन 2 है प्रघटनाओं और स्थितियों का वर्णन करना, टू डिस्क्राइब फिनोमिना एंड सिचुएशन। ऑप्शन 3 है मुद्दे के बारे में शोधकर्ता को सीमित ज्ञान होना, द रिसर्चर हैज लिमिटेड नॉलेज अबाउट द इश्यूज। और ऑप्शन 4 है एक प्रयोग करना, टू मेक अ एक्सपेरिमेंट। तो बताइए एक्सप्लोरेटरी डिजाइन के बारे में इसमें से कौन सा सही है, मतलब इसमें से आपको बताना है एक्सप्लोरेटरी अन्वेषणात्मक शोध का अर्थ क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर होता है वो है ऑप्शन 3, मुद्दे के बारे में, मतलब अगर कोई समस्या रिसर्चर ने चूज की है उसके बारे में उसको क्या पूरी तरीके से जानकारी नहीं होती है, तब वो कौन सी रिसर्च करता है, वो करता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है, द रिसर्चर हैज लिमिटेड नॉलेज अबाउट द इशूज। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्रीय शोध में प्रयोगात्मक रचना के अग्रणी अधिकारी कौन है? हु इज द पायनियर एंड अथॉरिटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च? ऑप्शन 1 है एफ स्टुअर्ट चैपिन, ऑप्शन 2 है पीवी यंग, ऑप्शन 3 है जेनेनकी और ऑप्शन 4 है सी ए मोजर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, एफ स्टुअर्ट चैपिन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसमें निदर्शन चयन में पक्षपात होगा? बायस इन द सिलेक्शन ऑफ सैंपल एराइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन 1 है यदि निदर्शन दैव योग विधि से किया जाए, इफ सैंपल इज डन बाय रैंडम मेथड। ऑप्शन 2 है यदि संपूर्ण जनसंख्या सम्मिलित हो, इफ द पॉपुलेशन इज कवर्ड कंप्लीटली। ऑप्शन 3 है यही जनसंख्या के सभी भाग सहयोग करते हो, इफ ऑल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन आर रेडी टू कोऑपरेट। ऑप्शन 4 है यदि निदर्शन गैर दैवयोग विधि से किया हो, इफ अ सैंपल इज डन बाय नॉन रैंडम मेथड। तो बताइए इनमें से किसमें पक्षपात होने की ज्यादा संभावना है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 4, इफ अ सैंपल इज डन बाय नॉन रैंडम मेथड। ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा, यदि निदर्शन गैर देव योग विधि से किया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटीज इन सोशल रिसर्च पोजेज इट। अनुसंधान प्रक्रिया में की जाने वाली निम्न गतिविधियों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन 1 है तथ्य संसाधन, तथ्य संकलन, तथ्य विश्लेषण, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस। ऑप्शन 2 है तथ्य संकलन, तथ्य विश्लेषण, तथ्य संसाधन, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस और डेटा प्रोसेसिंग। और ऑप्शन 3 है तथ्य विश्लेषण, तथ्य संसाधन और तथ्य संकलन, डेटा एनालिसिस, डेटा प्रोसेसिंग और डेटा कलेक्शन। और ऑप्शन 4 है डेटा कलेक्शन, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा एनालिसिस, तथ्य संकलन, तथ्य संसाधन और तथ्य विश्लेषण। आपको बताना है अनुसंधान प्रक्रिया में जो क्रम से चीजें की जाती हैं वो आपको बतानी है, आपको इसे क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे, देन डेटा का प्रोसेसिंग करेंगे, उसके बाद डेटा एनालिसिस करेंगे। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। तथ्य संकलन करेंगे, फिर तथ्यों का संसाधन करेंगे और फिर तथ्य क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से उपकल्पना के लिए क्या सही नहीं है? विच ऑफ द फ्लोविंग इज नॉट करेक्ट फॉर हाइपोथेसिस? ऑप्शन है विवेकपूर्ण कथन है, रेशनल स्टेटमेंट होती है। ऑप्शन 2 है व्याख्यात्मक कथन होता है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट होती है। ऑप्शन 3 है सत्यापित कथन होता है, वेरीफाइड स्टेटमेंट होती है। और ऑप्शन 4 है अस्थायी कथन होता है, मतलब टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है। तो इसमें से बताइए उपकल्पना के लिए क्या सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 3, यह सत्यापित कथन नहीं होता है, यह असत्यापित कथन होता है, अनवेरिफाइड स्टेटमेंट होता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट अप्रोप्रिएट टेक्निक फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ लार्ज लिटरेट पॉपुलेशन इज। एक विस्तृत शिक्षित जनसंख्या से सूचनाएं एकत्रित करने की सर्वाधिक उपयुक्त प्रविधि कौन सी है? ऑप्शन 1 है प्रश्नावली क्वेश्चन आयर, ऑप्शन 2 है अनुसूची शेड्यूल, ऑप्शन 3 है साक्षात्कार इंटरव्यू और ऑप्शन 4 है अवलोकन ऑब्जर्वेशन। तो बताइए जो जनसंख्या शिक्षित होती है, एजुकेटेड होती है, उनसे हम लोग डेटा किस प्रकार से कलेक्ट करते हैं? तो उसका जो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन 1, क्वेश्चन आयर के माध्यम से। हम उन्हें क्वेश्चन आयर दे देते हैं और वो खुद वो फिल करके हमें वापस कर देते हैं। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा तथ्य संकलन का प्राथमिक स्रोत नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन? ऑप्शन 1 है प्रश्नावली, क्वेश्चन आयर। ऑप्शन 2 है साक्षात्कार, इंटरव्यू। ऑप्शन 3 है अनुसूची, शेड्यूल। और ऑप्शन 4 है हाइपोथेसिस, प्रकल्पना। तो बताइए इनमें से प्राथमिक स्रोत कौन सा नहीं है, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन 4, प्रकल्पना नहीं होती है। बाकी जो क्वेश्चन आयर हो गया, इंटरव्यू हो गया और शेड्यूल हो गया, ये तीनों ही क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और इससे संबंधित आपको कोई भी क्वेरी होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।